बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट और अल गाजी लॉ अकेडमी शादरा लाहौर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है LLB पार्ट 1 का एक सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ लॉ। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसका जो पेपर पैटर्न है वो कैसा है, इसके अंदर जो सिलेबस है उसकी तमाम तर जो तफसील है, जो डिटेल है, वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। ये जो इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ लॉ है, इसमें टोटल मार्क्स जो हैं वो 100 होते हैं और पासिंग मार्क्स जो हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक वो 45 हैं और इसमें टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे और उनमें से जो है आपने 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 3 आवर जो है वो आपके पास टाइम होगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ये थी इसके बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारे पास। इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ लॉ जो है इसके सिलेबस के अंदर 3 बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। यानी यूँ समझ लें कि सिलेबस को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वेरी जो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। नंबर 1 इज़ द लॉ। लॉ के बारे में जो है वो एक तफसीली जो है वो आपको सिलेबस प्रोवाइड किया गया है। नंबर 2 जो है वो थेरीज है इसके अंदर, ठीक है जी। मुख्तलिफ तरह की जो 6 थेरीज जो है लॉ के बारे में वो इसके अंदर आपके सिलेबस का हिस्सा है। और जो नंबर 3 है वो कॉन्सेप्ट है जी राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में, ठीक है जी। तो इस पूरे सिलेबस को जो है वो हम बारी बारी देखते हैं कि लॉ में कौन सी चीज़ें हैं और जो थेरीज अबाउट लॉ हैं उसमें क्या चीज़ें हैं और जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं इनके बारे में क्या बात की गई है। जो कॉन्सेप्ट भी आपको बताया जाएगा, जब से ये LLB 5 ईयर प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हुआ है, सो उसके अंदर जो भी आपको क्वेश्चनिंग आ चुकी है, सो उन तमाम क्वेश्चन के बारे में जो है वो एक तफसीली गुफ्तगू की जाएगी, ठीक है जी। सो 1 बाय 1 जो है वो हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो पहला हमारे पास कॉन्सेप्ट मौजूद है वो है जी लॉ, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि इसको हमने जो 3 मुख्तलिफ जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स या पार्ट्स के अंदर इसको जो है वो डिवाइड किया हुआ है। सो नंबर 1 लॉ है जी। लॉ से रिलेटेड जो है जो मुख्तलिफ क्वेश्चनिंग की जाती है या जो पूछी जाती है या जो आज तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लॉ के बारे में पूछे जा चुके हैं उनको मैंने जो है वो 9 सब पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया है इसको। सो उसमें नंबर 1 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द लॉ, ठीक है जी। व्हाट इज द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ लॉ, ये भी पूछा जा सकता है। नंबर 2 पे है दैट इज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ। व्हाट इज द डेवलपमेंट, व्हाट इज द ओरिजिन एंड ग्राउथ एंड हिस्ट्री ऑफ लॉ। नंबर 3 है जी दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। So how many classes are the kinds of the law? Number 4 पे है that is the sources. What are the different sources of law? And number 5 is the role of law in society. What is the role of law in the society? And number 6 is the what is the difference between civil and criminal law? And the number 7 is the classification of civil law. ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, एक क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ है और एक क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ है। एंड द नेक्स्ट इज द रूल ऑफ लॉ, ठीक है जी, रूल ऑफ लॉ। एंड नंबर 9 इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ। सो ये 9 मुख्तलिफ कंसेप्ट हैं लॉ के बारे में जो कि आपके सिलेबस LLB पार्ट 1 का हिस्सा बनाए गए हैं।
अब ये जो सिलेबस का हिस्सा बना हुआ है इनको बारी बारी देख लेते हैं कि डेफिनेशन कैसे पूछी जाती है और जो सोर्सेज हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। लॉ के बारे में जो नंबर 1 क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेशन के हवाले से, वो कुछ इस तरह है, एक्सप्लेन द लॉ विद द हेल्प ऑफ वेरियस डेफिनेशंस एज गिवन बाय ज्यूरिस्ट। ठीक है जी, यानी ज्यूरिस्ट ने जो लॉ की मुख्तलिफ डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड की गई हैं, उन डेफिनेशंस की रोशनी में आप लॉ को जो है वो एक्सप्लेन करें। या दूसरी तरह इस तरह भी उन्होंने पूछा हुआ है, डिफाइन लॉ, इलेबोरेट इट्स नेचर विद डिफरेंट डेफिनेशंस गिवन बाय द ज्यूरिस्ट। इंतहाई अहम ये सवाल है जी डियर स्टूडेंट्स। इसमें करना क्या होता है, 20 नंबर का ये सवाल अगर पूछा जाता है तो इसके बारे में लॉ की डेफिनेशन के बारे में मुख्तलिफ जो है वो थेरीज प्रोवाइड की गई हैं। मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट ने इसके बारे में जो है वो मुख्तलिफ अपनी राय कायम की हुई है। ये जो मुख्तलिफ ज्यूरिस्ट हैं वो मुख्तलिफ जो ग्रुप्स थे, मुख्तलिफ जो स्कूल ऑफ थॉट्स थे, उनके अंदर ये डिवाइडेड थे। उन ग्रुप्स को या जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनको मैंने जो है वो 6 मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट के अंदर डिवाइड किया है। पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है वो है नेचुरलिस्टिक, इसको कहते हैं नेचुरल लॉ। ठीक है जी, नेचुरलिस्टिक व्यू है, ये नेचुरलिस्टिक थॉट है, ये नेचुरलिस्टिक स्कूल है। इसके जो मेन एक्सपोनेंट्स हैं, जो मेन ज्यूरिस्ट हैं, उसमें सुकरात है जी, अरिस्टोटल है और इक्विनस है। ठीक है जी, ये 3 हैं। इन तीनों में से आप किसी एक का या 2 का अपने वक्त के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसका व्यू जो है वो आपने बयान करना होता है। जब भी आप किसी भी ज्यूरिस्ट का जो है वो व्यू बयान करने जाएंगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपने याद रखनी है। एक तो उसके जितने भी असेंशियल्स होंगे, ठीक है जी, वो आपने डिस्क्राइब करने हैं। उस डेफिनेशन में जितने भी एसेंशियल्स होंगे वो आपने डिस्क्राइब करने हैं। इसके अलावा वो जो डेफिनेशन प्रोवाइडेड है उसके अगर ऊपर कोई क्रिटिसिज्म है, किसी भी तरह का कोई क्रिटिसिज्म उस डेफिनेशन पे मौजूद है, तो ये भी आपने उसको हाईलाइट करना है। इस तरह जो है वो स्कूल ऑफ थॉट का एक मुकम्मल व्यू जो है वो आप तक पहुंच जाता है। नंबर 2 है पॉजिटिविस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म भी इसे कहते हैं। जो थ्योरी है इसमें ऑस्टन जो है वो बहुत प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट है, इसका भी बहुत बड़ा हामी था इसका। इसके अलावा जो है वो हॉन्स कैल्सन जो है वो भी इसके साथ इसका जो है वो बहुत बड़ा सपोर्टर था इस थ्योरी का। तो इन दोनों का व्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल स्कूल है जी, जो हिस्टोरिकल थॉट है उसने भी लॉ की डेफिनेशन जो है वो प्रोवाइड की हुई है। यहाँ पे जो है वो हम सेविग्नी के जो है वो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट है अबाउट द डेफिनेशन ऑफ लॉ, अबाउट द कॉन्सेप्ट और नेचर ऑफ लॉ। ये जो स्कूल ऑफ थॉट है इसमें रोसो पाउंड है, O.W. होम्स है। ये 2 ज्यूरिस्ट हैं जी इसके, यानी जो सपोर्टर है इसके सोशियोलॉजिकल स्कूल के। तो इसको भी देखेंगे कि इन्होंने लॉ के बारे में क्या बात की हुई है, उसकी नेचर के बारे में और इसके ऊपर कितना क्रिटिसिज्म आ चुका है। इसके बाद है जी रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जो मेजर जो इसके एक्सपोनेंट्स हैं, जो इसके सपोर्टर हैं, जो इसके ज्यूरिस्ट हैं, उसमें O.W. होम्स जूनियर एक तो ये हैं। इसके बाद जेरोम फ्रैंक ये भी इसके सपोर्टर हैं। इसके बाद नंबर 6 पे आ जाता है आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जो है उसमें साल्मन का व्यू आप दे सकते हैं। इसके अलावा जॉन चिपमैन ग्रे इसका व्यू भी जो है आप वहां पे प्रोवाइड कर सकते हैं।
इसके अलावा जो मिस्टर सालमन है वो पॉजिटिविस्टिक अप्रोच भी रखते हैं। सो जब भी आपने इस कॉन्सेप्ट को लिखना है तो इसके बारे में जो सबसे अहम चीज़ है वो आपकी उसका एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन के बाद एसेंशियल्स आते हैं और उसके ऊपर जो किसी भी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म मौजूद है तो वो भी आपने हाईलाइट करना है। इस तरह जो है वो आपकी एक डेफिनेशन के हवाले से व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लॉ एंड द मीनिंग ऑफ द लॉ जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है जी। नंबर 2 जो हमारा कॉन्सेप्ट है लॉ के बारे में वो है दैट इज द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लॉ। हिस्ट्री ऑफ लॉ भी से कहते हैं, ओरिजिन ऑफ लॉ भी से कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ लॉ भी से कहते हैं। इसको हमने इस जो हिस्ट्री ऑफ लॉ है इसको हमने 8 यानी 8 मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है जी। ये जो मुख्तलिफ पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है ये मुख्तलिफ पीरियड्स ऑफ टाइम है जिनमें लॉ जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर जो है वो एक सदी से दूसरी सदी के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट ट्रांसफर होता रहा। इसमें सबसे पहले जो है वो है एंशिएंट वर्ल्ड। ये इजिप्शियन वर्ड है जी। ठीक है जी। सबसे पहले जहां से लॉ की जो है वो बुनियाद रखी गई इसके बारे में जो है वो तफसीली फिर जो है वो लेक्चर दिया जाएगा। नंबर 2 पे है जो है साउदर्न एशिया। साउदर्न एशिया के अंदर हमारा एंशिएंट इंडिया और चाइना की बात होगी। यहाँ पे लॉ जो है वो किस तरह इवॉल्व हुआ, किस तरह डेवलप हुआ। इसके बाद है ईस्टर्न एशिया। इसमें जापान है, हांगकांग है, मकाओ है, ताइवान है, मंगोलिया है और कोरिया है, साउथ एंड वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया। ठीक है जी। इसके बाद जो चौथा नंबर है दैट इज द कैनन लॉ। इसको हम कैथोलिक चर्च लॉ भी कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है इस्लामिक लॉ। इस्लामिक लॉ जो है वो किस तरह इवॉल्व हुआ, किस तरह डेवलप हुआ। इसके बाद है जी यूरोपियन लॉ। यूरोपियन लॉ जो है वो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक रोमन एम्पायर की बात होगी, उसके बाद फिर मिडल एजेस की बात होगी, उसके बाद फिर मॉडर्न यूरोपियन लॉ जो है उसकी बात होगी। नंबर 7 पे है दैट इज द अफ्रीकन लॉ। अंडरस्टैंड, अफ्रीका में जो लॉ है उसकी इवोल्यूशन क्या है, उसकी डेवलपमेंट क्या है। सबसे अहम है दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है जी। यहाँ पे जो लॉ जो है वो कब इवॉल्व हुआ, किस तरह उसकी डेवलपमेंट हुई, किस तरह उसकी ग्रोथ हुई। तो ये जो 8 हमारे पास मुख्तलिफ जो पीरियड्स ऑफ टाइम है इनको एक्सप्लेन करते हुए हम अपना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे। तीसरा जो कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है वो है जी क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। ठीक है जी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के बारे में क्वेश्चन जो है वो जरा आपने गौर से सुनने हैं। वो किस तरह पूछता है। पहला जो उसका मोड है पूछने का वो ये कहता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ लॉ। कोई सी भी 3 काइंड दे देगा, कोई सी भी 4 काइंड दे देगा। ओके, इसके बारे में नोट लिखें। ठीक है जी। या यूं भी हो सकता है कि वो कह सकता है डिफाइन लॉ एंड व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। इस तरह भी पूछ सकता है। सो ये जो 2 मुख्तलिफ मोड्स हैं जो आप तक पहुंचा दिए हैं इन्हीं के बारे में वो पूछ सकता है। फिर एक और भी जो है वो मोड जो इससे रिलेटेड है वो ये है कि वो कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूनिसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, ये तीसरा मोड है। इस तरह भी पूछ सकता है कि म्यूनिसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ में क्या फर्क है। फिर वो एक और तरीके से भी सवाल पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल लॉ। ये भी वो जो इसके अंदर जो है वो पूछ सकता है। सो ये डिफरेंट उसके मोड्स हैं सवाल को पूछने के। सो बेसिकली सालमन के मुताबिक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ जो है वो 7 टाइप की है। ठीक है जी। चूँकि जो हमारी जो लॉ की प्रैक्टिस है, जो फिलॉसफी ऑफ लॉ है,
उसके अंदर जो है वो सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। इसलिए हम उसी व्यू को लेके आगे बढ़ रहे हैं। उनके मुताबिक जो है वो 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ होती हैं। नंबर 1 इज द म्यूनिसिपल लॉ, नंबर 2 इज द इंटरनेशनल लॉ, नंबर 3 इज द कस्टमरी लॉ, and number 4 is the imperative law, and number 5 is the conventional law, and number 6 is the natural law, and number 7 is the scientific or physical law। अब ये जो म्यूनिसिपल लॉ है इसको जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है। सो म्यूनिसिपल लॉ के अंदर लेजिस्लेशन आती है, ठीक है जी, प्रेसिडेंट आती है, प्रोसीजरल लॉ है, सब्सटेंटिव लॉ है, लॉ रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी है, लॉ रिलेटिंग टू पर्सन है, लॉ रिलेटिंग टू फैमिली है, एंड द पब्लिक एंड प्राइवेट लॉ, ठीक है जी। सो चूंकि म्यूनिसिपल लॉ जो है वो लॉ ऑफ द स्टेट होता है, इसलिए लॉ ऑफ द स्टेट जो है वो उसको फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक हो गया जी। सो ये था जी क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। इसके साथ साथ अगर आपको मजीद अपना क्वेश्चन जो है वो इसको बेहतर करना चाहते हैं तो फिर इसके अंदर कुछ जो है वो ये भी ऐड कर सकते हैं आप, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ के लिए जो है वो इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, ठीक है जी। ये भी आप एक पैराग्राफ ऐड करके अपने क्वेश्चन को जो है वो बेटर कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट ये है, व्हाट डू वी सीक थ्रू क्लासिफिकेशन, व्हाट डू वी सीक थ्रू क्लासिफिकेशन, ठीक है। यानी क्लासिफिकेशन से हम सीखना क्या चाहते हैं, ठीक है जी। क्लासिफिकेशन के बिहाइंड जो फिलॉसफी है वो क्या है, तो ये आप एक पैराग्राफ क्रिएट करके अपने क्वेश्चन को जो है वो दूसरों से डिफरेंट बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारे पास लॉ से रिलेटेड जो टॉपिक मौजूद है दैट इज द सोर्सेज ऑफ लॉ, ठीक है। सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में भी जो क्वेश्चन पूछने का तरीकाकार है वो भी बड़ा अहम है जी। सोर्सेज के बारे में नंबर 1 जो है वो जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये है कि डिफाइन लॉ एंड व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ। अगर इस तरह वो पूछता है तो फिर आपने लॉ को भी डिफाइन करना है और सोर्स को भी आपने जो है वो डिफाइन करना होता है। दूसरा है जी क्वेश्चन पूछने का तरीकाकार, वो जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉ हैं, जैसे हमारे पास लेजिस्लेशन है, हमारे पास प्रेसिडेंट है, रिलीजन है, कस्टम है, वगैरह वगैरह, इनको वो फर्दर पूछता है। मसलन वो कह सकता है डिफाइन लेजिस्लेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन, यानी मजीद इसके अंदर जो है वो आपने गहराई से देखना होता है। इस तरह वो ये भी पूछ सकता है डिफाइन कस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कस्टम्स, व्हाट आर द डिफरेंट रिक्विजिट्स और एसेंशियल्स ऑफ कस्टम, ठीक है जी। फिर इस तरह वो प्रेसिडेंट के बारे में भी पूछ सकता है, रिलीजन के बारे में भी सवाल हो सकता है। सो अलहदा अलहदा से भी हर जो है वो सोर्स को पूछ सकता है या एज ए होल भी वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है जी। सो लेट्स सी, देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ लॉ। नंबर 1 इज द म्यूनिसिपल सोर्सेज ऑफ लॉ एंड नंबर 2 इज द इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ लॉ। यानी जो म्यूनिसिपल लॉज हैं उनका कौन सा सोर्स है और जो इंटरनेशनल लॉ है उनका कौन सा सोर्स है। सो इंटरनेशनल लॉ का जो सोर्स है वो डेक्लरेशंस हैं। मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल डेक्लरेशंस जो पास की जाती हैं, जो प्रोमलगेट की जाती हैं, वो भी इंटरनेशनल लॉ को बनाने में बड़ा किरदार अदा करती हैं। इसके अलावा ट्रीटीज़ हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ द ट्रीटीज़ बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है जी, वो भी बड़ा रोल प्ले करती हैं इंटरनेशनल लॉ को बनाने में। इसके अलावा जो जुरिस्टिक ओपिनियन है, जो कि बहुत बड़े जुरिस्ट हैं जैसे सालमंड है, एरिस्टोटल है, ऑस्टन है, इनका जो जुरिस्टिक वर्क है, इनकी लिखी हुई किताबें जो हैं वो बड़ा रोल प्ले करती हैं इंटरनेशनल लॉ को बनाने में।
इसके अलावा रिलीजन जो है वो एक पूरी दुनिया में बहुत बड़ा सोर्स है लॉ को बनाने का, चाहे वो म्यूनिसिपल लॉ है, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके फैसले भी जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं और उसके किए हुए फैसले भी जो है वो इंटरनेशनल लॉ को बनाने में मदद देते हैं। इसके अलावा कस्टम्स हैं जी, इंटरनेशनल जो कस्टम्स पाई जाती हैं वो कस्टम भी जो है वो लॉ बनाने में अपना बड़ा एक रोल प्ले करती है। ठीक है, सो ये इंटरनेशनल लॉ था। नेक्स्ट इज द म्यूनिसिपल लॉ। सो लॉ ऑफ द स्टेट इज कॉल्ड द म्यूनिसिपल लॉ। इसमें लेजिस्लेशन अपना बड़ा रोल प्ले करती है। लेजिस्लेशन कैसे पार्लियामेंट से होती है, प्रोविंशियल असेंबली से होती है, यानी डेलीगेटेड और जो है वो सुप्रीम लेजिस्लेशन। इसके अलावा प्रेसिडेंट्स हैं, अदालतों के किए हुए डिसीजन भी जो है वो लॉ को बनाने में मदद देते हैं। रिलीजन जो है एक बहुत बड़ा सोर्स होता है जी लॉ को तश्कील देने के लिए, लॉ को बनाने के लिए। जुरिस्टिक वर्क है, बहुत अच्छी अच्छी जो किताबें लिखी जाती हैं जिसमें बहुत ही लॉ की कोर्स होती हैं। ठीक है जी, उनमें भी वो भी सारी जो जुरिस्टिक वर्क है वो लॉ बनाने में मदद देता है। इसके अलावा कस्टम्स हैं जी। ठीक है जी, डिफरेंट कस्टम्स जो स्टेट के अंदर प्रिवेल करते हैं वो भी लॉ को बनाने में मदद देते हैं। इस तरह मुख्तलिफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, जिस तरह लेजिस्लेशन है यानी ये स्टैट्यूट है, स्टैट्यूट के अंदर जो है वो रूल्स होते हैं, जो रेगुलेशंस होते हैं यानी एक्ट और एक्ट के जो फर्दर रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं वो भी लॉ बनाने में मदद देती हैं। इसके अलावा ट्रीटीज़ हैं, उस मुल्क में जो ट्रीटीज़ जो एग्रीमेंट्स हैं बिटवीन द पर्सन्स, वो भी एग्रीमेंट्स जो हैं वो लॉ बनाने में मदद देती हैं। ठीक है जी, ये जो लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट है इसको हम फॉर्मल सोर्स ऑफ लॉ भी कहते हैं। ठीक है जी, चूंकि ये सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट हम लेके आगे चल रहे हैं तो वो फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ की भी बात करता है। ठीक है जी, तो उसमें स्टैट्यूट्स और प्रेसिडेंट्स को उन्होंने फॉर्मल कहा हुआ है और ये वाली जो सारी चीज़ें हैं उन्होंने इसको इनफॉर्मल कहा हुआ है। तो हमारे पास लॉ से रिलेटेड व्यू है जी, वो है जी रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो लॉ है वो किस तरह अपना रोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को अगर हम अटेम्प्ट करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है जी और मार्क्स ऑब्टेनिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लॉ की डेफिनेशन भी करेंगे, यहाँ पे आप रोल का कॉन्सेप्ट भी देंगे, यहाँ पे आप सोसाइटी का कॉन्सेप्ट भी देंगे। ठीक है जी, और इसके अलावा आप फिर रोल की जो है वो एक डिटेल बताएंगे। रोल क्या है, इसका करेक्टर जो मुआशरे के अंदर जो इसका लॉ जो है वो अपना रोल प्ले करता है। मसलन नंबर 1 उसमें हो सकता है जी मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है जी, नंबर 2 प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। ठीक है, maintaining of law and order in the society and the protection of rights and liberties of the people in a given state. इसके अलावा दी establishing standards, ये भी एक रोल अपना प्ले करता है, एक स्टैंडर्ड को एस्टैब्लिश करता है। इसके अलावा प्रोटेक्ट्स हार्मनी एंड पीस इन द सोसाइटी, ये भी इसका बड़ा पॉजिटिव रोल है। फिर प्रोटेक्ट्स द हेल्थ कंडीशंस भी लॉ का एक बहुत बड़ा रोल है। सो इट आल्सो प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। ठीक है जी, कि ये वेलफेयर ऑफ द कंट्री जो है वो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको प्रमोट करता है। इसके अलावा जी इट आल्सो एस्टैब्लिशेस द गुड गवर्नेंस इन द कंट्री। ठीक है, मुल्क के अंदर जो है वो एक गुड गवर्नेंस जो है वो लॉ के थ्रू ही आ सकती है। इसके अलावा ये है कि जी इट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टेट। अगर किसी के स्टेट के अंदर जो है वो लॉ की प्रिवेलिंग हो रही है, लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, तो वो एक वेलफेयर स्टेट का जो है वो कॉन्सेप्ट रखती है। ठीक हो गई।
सो इस तरह के बहुत सारे, इट आल्सो हेल्प्स टू रिजॉल्व द डिफरेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन द लिटिगेंट्स। ठीक है, लिटिगेंट्स के जो है वो डिस्प्यूट को हल करने में अपना किरदार अदा करता है। तो इस तरह जब आप, अगर ये 20 नंबर का आपके पास सवाल आता है तो कम से कम आपको 20-25 जो है वो रोल इसके जो है वो लिखने पड़ेंगे। अगर 10 नंबर का है तो फिर आप 15 तक जा सकते हैं इसके रोल को लिखने के लिए। ठीक है जी। कभी कभी ये भी होता है कि वो रोल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जो है वो दोनों को इकट्ठा भी जो है वो पूछ लेता है। तो ये आपने अपने नंबरिंग के हवाले से इसको इसके बारे में लिखना है। ठीक है जी। क्वेश्चन है जी हमारे पास, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ। इससे पहले हमने जो क्लासिफिकेशन लॉ है जो उसको डिस्कस कर लिया है, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ, ये दो जो है वो बड़ी मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स हैं जी आपके। तो अगर क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल लॉ आता है तो इसमें इस सवाल को आपने अटेम्प्ट कैसे करना होता है, क्योंकि ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन होता है 20 नंबर का। सबसे पहले जो है वो आप जो है वो सिविल लॉ की डेफिनेशन करें, सिविल लॉ का मीनिंग लिखें, और फिर सिविल लॉ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और जो सिविल लॉ के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो भी आपने राइट डाउन करने होते हैं। ठीक है जी। और फिर उसके बाद जाके आपने जो है वो इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको एक्सप्लेन करना होता है। सो सिविल लॉ की क्लासिफिकेशन के अंदर नंबर 1 है, दैट इज द प्रॉपर्टी लॉज। ठीक है जी। द प्रॉपर्टी लॉज मीन्स द क्लेमिंग द सिविल राइट्स। ठीक है, क्लेमिंग द सिविल राइट्स। जितने भी आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके जो सिविल राइट्स हैं वो सारा का सारा जो है वो आपका जा रहा है जी सिविल लॉ के अंदर। इसके बाद जो है जी वो ऑब्लिगेशन या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, यानी किसी के साथ किया हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उस कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होने वाली जो रेमेडीज हैं वो भी सारी की सारी जो है वो सिविल लॉज के अंदर आती हैं। इसके अलावा टॉर्ट है जी हमारे पास। ठीक है, टॉर्ट के अंदर अराइज होने वाली तमाम की तमाम रेमेडीज वो भी सिविल लॉ के अंदर आती हैं। इसके अलावा जी इनहेरिटेंस का जो मामला है, विरासत के जो मामलात होते हैं ये भी सिविल लॉ के अंदर हैं। इसके अलावा सक्सेशन के जो मामलात होते हैं, सक्सेशन सर्टिफिकेट्स बनते हैं, वो भी सिविल लॉ का मामला है। इसके अलावा अदर देन फैमिलीज के अंदर बहुत सारे जो केसेस हैं वो भी सिविल लॉ में आते हैं, जैसे मैरिज का है, जैसे मेंटेनेंस का है, जैसे गार्डियनशिप का है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो सिविल लॉ से रिलेटेड हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट डोमेन सारी की सारी, यानी जो कंपनी लॉज हैं, फर्म से रिलेटेड हैं, कॉर्पोरेशन से रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी जो है वो बैंकिंग से रिलेटेड हैं, वो सारी सिविल लिटिगेशन के अंदर जाती है, यानी सिविल लॉ है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज हैं हमारे, ठीक है, वो भी सिविल लॉ के अंदर फॉल करते हैं। इसके अलावा जितने भी इन्वायरमेंटल लॉज हैं वो भी हमारे सिविल के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा अदर देन भी अगर आपके पास कोई सिविल लॉ के बारे में बात है, जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस जो हैं ये भी जो सिविल लॉ के अंदर फॉल करती हैं। सो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिविल लॉ हैं जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट मौजूद है वो है जी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ। ठीक है जी। तो ये जो है वो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लॉ, तो इस सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है, इस सवाल को हम लॉ की डेफिनेशन भी इसके अंदर करेंगे और पहले उसके एडवांटेजेस हैं उसको देखा जाएगा। सो एडवांटेजेस और रोल जो है, रोल ऑफ लॉ इन सोसाइटी बड़ा एक आपस में कोरिलेटिव है। ठीक है जी। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस हैं, यानी लॉ में कौन कौन सी पेचीदगियाँ हैं, लॉ बहुत जो है वो एंशिएंट है, स्टैटिक है, इसमें जो है वो अमेंडमेंट्स नहीं की जाती। ये मुख्तलिफ तरह के जो हैं जी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, इनके बारे में एक एक के बारे में हम जो है वो जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं वो अपना जो लेक्चर है वो अपलोड किया जाएगा जी आपकी रहनुमाई के लिए। सो नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
दैट इज द रूल ऑफ लॉ। ठीक है जी, रूल ऑफ लॉ बहुत अहम सवाल है जिस पोर्शन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूल ऑफ लॉ के अंदर जो है वो कॉन्सेप्ट पूछे के जाते हैं। तो ये जो मैंने 8 मुख्तलिफ इसके कॉन्सेप्ट आपके सामने रखे हैं, रूल ऑफ लॉ की जो है वो एक फुल फ्लैज डेफिनेशन मांगी जाती है कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट जूरिस्ट रूल ऑफ लॉ है क्या। तो जितने भी जो हमारे पास जूरिस्ट हैं, प्रोमिनेंट हैं, जो सॉलमंड है, ऑस्टन है, ब्लैकस्टोन है, ठीक है जी, एरिस्टोटल है, फिर मोंटेस्की है, ये इन लोगों ने रूल ऑफ लॉ के बारे में क्या बात की है। सबसे अहम जो व्यू है वो है एविडाइसे का व्यू है। ठीक है जी, जो पूरी दुनिया में जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट फैला था वो एविडाइसे के कॉन्सेप्ट से फैला था। ठीक है जी, तो ये क्या है। इसके अलावा इस्लामी कॉन्सेप्ट भी हम इसका देखेंगे। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये क्वेश्चन जो है वो बड़ी दफा पूछा गया है। फिर इसके अलावा जो अहम चीज है वो है जी रूल ऑफ लॉ इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के आइन के अंदर वो कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि रूल ऑफ लॉ की जो है वो बात करते हैं। ठीक है जी, आर्टिकल 4 जैसे इस तरह है, इस तरह आर्टिकल 25 है आपका। ठीक है, तो और भी अदर देन जो आर्टिकल्स हैं उनका पूरे का पूरा अपने कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ पे यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा है जी डिफरेंट कंट्रीज का कंपेयर किया जाता है, पाकिस्तान का, यूके का, यूएसए का और इंडिया का। तो ये कंपैरिजन किया जाता है कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ की उन कंट्रीज में क्या सूरत हाल है और पाकिस्तान में क्या है। इसके अलावा चैलेंजेस देखने होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस टू द रूल ऑफ लॉ। ठीक है जी, और फिर व्हाट आर द डिफरेंट सजेशंस टू इम्प्रूव द रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री। ठीक है जी, तो ये मुख्तलिफ जो 8 कॉन्सेप्ट हैं ये रूल ऑफ लॉ में आपने इसको एलेबोरेट करना होता है। इनके बारे में वो सेपरेटली भी पूछ लेते हैं। मसलन 10 नंबर का डाइसे का व्यू भी पूछ सकता है, 10 नंबर की हिस्ट्री भी पूछ सकता है, 10 नंबर का पाकिस्तान का रेफरेंस भी पूछ सकता है, 20 नंबर का भी आ सकता है। अगर 20 नंबर का आता है तो ये सारे पॉइंट जो है वो आपने डिस्कस करने होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 1 जो लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो तो हम पूरा कर चुके हैं। नेक्स्ट है जी थ्योरीज के बारे में। ये जो दूसरा पार्ट है हमारे पास लॉ से रिलेटेड, तो वो है व्हाट द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ लॉ हैं जो कि इसके अंदर प्रोवाइड की गई हैं। उसमें मैंने कहा था 6 डिफरेंट थ्योरीज हैं हमारे पास जी लॉ से रिलेटेड। वो कौन सी हैं? दैट इज द नेचुरल लॉ थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, क्रिटिकल थ्योरी, लीगल पॉजिटिविज्म एंड अमेरिकन लीगल रियलिज्म। ठीक है, सो ये डिफरेंट 6 टाइप्स ऑफ जो थ्योरीज हैं वो आपके सिलेबस के अंदर दी गई हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इन थ्योरीज को हमने कैसे लेके चलना है, इसमें से हमने क्या कुछ पढ़ना है और इसके अंदर क्या कुछ आ सकता है। तो इन सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है वो हमने यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। सबसे जो अहम बात है, कोई भी थ्योरी अगर आपको आती है तो आपने उसको पहले डिफाइन करना होता है। ठीक है जी, इसके बाद उसी डेफिनेशन से आपने इसके जो है वो पोस्टुलेट्स या एसेंशियल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी होती हैं। ये वो तमाम पॉइंट्स होते हैं जो कि उस थ्योरी की सपोर्ट में होते हैं, जो उस थ्योरी का व्यू होता है, जो उसका थीम होता है, सारे का सारा यहाँ पे आपने लिखना होता है। सो इसके बाद जो है वो इसके जो एक्सपोनेंट्स हैं, वो ज्यूरिस्ट्स हैं, वो लिखने हैं कि इस थ्योरी को कौन से लोग हैं जो कि सपोर्ट करते रहे हैं। फिर इसके बाद थ्योरी का सबसे अहम जो बात है वो है क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द थ्योरीज। उस थ्योरी के खिलाफ जो क्रिटिसिज्म है वो किस किस ने किया है और क्या उस पर क्रिटिसिज्म अवेलेबल है। फिर आपने उसकी इलस्ट्रेशंस देखनी होती हैं, इलस्ट्रेशंस देनी होती हैं, मुख्तलिफ इंस्टेंस देनी होती हैं, मिसालें देनी होती हैं आपने उस थ्योरी के अंदर। फिर इसके बाद है जी
डिस्टिंक्शन विद अदर लॉ, डिस्टिंक्शन विद अदर लॉ, इससे मुराद ये होता है कि आपने कंपैरिजन करना होता है थ्योरीज के दरमियान, ठीक है। जैसे नेचुरल थ्योरी या सोशल थ्योरी है, सोशल और प्योर थ्योरी है, ठीक है जी। या यूँ कह लें कि आपने नेचुरल थ्योरी को सोशियोलॉजी से कंपेयर करना है, हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस से आपने इसको कंपेयर करना है या डिस्टिंक्शन करना है, तो इस तरह भी जो है वो क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। तो ये सारे जो व्यूज़ हैं जी, ये सारे के सारे जो हेडलाइंस आपको लिखवा दी हैं, जो आउटलाइंस हैं, इनको सामने रखते हुए आपने अपना जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करना है। हमारा जो तीसरा और आखिरी सिलेबस का जो पोर्शन था, जो पार्ट था, वो मैंने आपको बताया था कि वो लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात करता है, ठीक है, लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़। अब अगर लीगल राइट्स के बारे में, ये भी इंतहाई अहम तरीन क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो चाहे वो एनुअल है या सप्लीमेंट्री है, किसी भी ईयर से उसका ताल्लुक है, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने हर हाल में पूछा हुआ है। तो अब लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में क्वेश्चन जो है वो किस किस्म का आपसे पूछ सकता है, क्या कुछ इसमें आ सकता है। सबसे अहम बात जो है वो है जिसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन के अंदर जो है वो आपने लीगल राइट्स की डेफिनेशन करनी है, ठीक है जी। जो मुख्तलिफ जूरिस्ट ने, जैसे सालमन ने बहुत प्यारी इसकी डेफिनेशन की हुई है, वो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा आपने इसके जो है वो असेंशियल्स लिखने हैं। व्हाट आर द डिफरेंट असेंशियल्स ऑफ लीगल राइट, 10 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 20 नंबर का भी आ सकता है। डिटेल बात करनी है असेंशियल्स की। इसके अलावा जो अहम 3 सवाल है वो है जी, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीगल राइट्स। तो लीगल राइट्स की जो मुख्तलिफ काइंड्स हैं उसको आपने जो है वो, जैसे परफेक्ट और इम्परफेक्ट राइट्स होते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा प्राइमरी एंड सेकेंडरी राइट्स हैं। इसके अलावा जी इक्विटेबल राइट्स हैं आपके, और लीगल राइट्स हैं। राइट इन री प्रोप्रिया है, ठीक है जी। राइट इन री एलियना है। इसके अलावा राइट इन पर्सोनम है, ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ तरह के जो लॉ के जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स हैं वो आपने एक्सप्लेन करना होती हैं। तो इनका जो डिटेल लेक्चर है वो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। सो हमने देख रहे हैं कि क्वेश्चन अदर देन भी क्या बन सकता है। जिस तरह मैंने कहा था एसेंशियल पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशन। ये जो काइंड्स है, काइंड्स को पूछने के उसके डिफरेंट तरीके हैं। काइंड्स जो है वो ये भी कह सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट डिफाइन लीगल राइट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉ, 20 नंबर का सवाल आ सकता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछने का इसका तरीका है वो ये है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग्स। वो 4 राइट दे सकता है, वो 5 राइट दे सकता है, उनको कह सकता है इनको एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। सो वो आपने नंबरिंग के हवाले से देखना है। अगर वो 4 आगे हैं तो 5-5 के हिसाब से हैं, और अगर 5 हैं तो 4-4 के हिसाब से हैं, ठीक है। तो इस तरह राइट अ शॉर्ट नोट के हवाले से भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इस तरह जो लीगल ड्यूटी है, ये 2020 एनुअल में एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ इसके बारे में। डिस्कस द बेसिक आइडिया ऑफ लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज इन लॉ, ठीक है जी। बेसिक आइडिया ऑफ लीगल राइट एंड ड्यूटीज इन लॉ, ये 2020 एनुअल में एक डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर पूछा गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा बड़ा तफसीली लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी ऑफ लॉ, जो कि LLB पार्ट 1 5 ईयर प्रोग्राम का एक सब्जेक्ट था, ठीक है जी। इस तरह जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, और सोशियोलॉजी है, पाकिस्तान स्टडी है, और अरबिक है, सॉरी इस्लामिक स्टडी, एथिक्स और अरबिक है, इंशाल्लाह इसके भी तमाम जो है वो वीडियो लेक्चर आप तक पहुंचाए जाएंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमने सिर्फ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दिया है। इन तमाम की तफसील जो है वो हमारे पास मौजूद है। आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्सा में हैं, आप अगर हमारे नोट्स हासिल करना चाहते हैं या हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं,
तो हमारे साथ रब्ता करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है जी 0300 4260669, उस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जी हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें, और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो उसको शेयर भी किया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।